आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम एवं नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि हम श्री विद्या कल्पलता गुरुकुलम में बैठे हैं और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे साथ आज आचार्य श्री विजय शंकर त्रिपाठी जी, जो कि को फाउंडर हैं श्री विद्या कल्पलता गुरुकुलम के। हम उनके साथ आज यहाँ उपस्थित हैं काशी में। और सर्वप्रथम आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि श्री विद्या कल्पलता क्या है और इसके लिए आपने काशी क्षेत्र को ही क्यों चुना, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। देखिए, कल्पलता और कल्पवृक्ष ये दो चीजें होती हैं जिसके बारे में हमारे शास्त्रों में ये चर्चा आती है कि कल्पवृक्ष के नीचे जो भी भावना की जाती है वो तुरंत सद्य फलित हो जाती है। तो जिस तरह कल्पवृक्ष है ठीक उसी तरह से कल्पलता भी है। मतलब इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि एक मैस्कुलाइन है तो दूसरा फेमिनाइन है। अच्छा। तो कल्पलता की भी खासियत यही है जो कल्पवृक्ष की है, विश ट्री है ना, विश वाइन इसको कह सकते हैं कि जो भी विश करेंगे आप इसके नीचे बैठ करके वो तुरंत का तुरंत जो है फलीभूत हो जाएगी। मतलब ये वो पूर्ण हो जाएगी और इच्छाओं को कामनाओं को पूर्ण करने वाली। तो हमारे सनातन साधना पद्धति में श्री विद्या साधना एक बहुत ही उच्च कोटि की साधना है जी। और आपको शायद मालूम होगा कि जो 4 शांकर पीठ है जी, तो वो सभी शांकर पीठ में साधना के लिए जो रेकमेंडेड है वो श्री विद्या साधना ही कराई जाती है। अच्छा। साधना के रूप में श्री विद्या साधना है। तो ये एक तरह से परब्रह्म की जो ब्रह्मात्म शक्ति है वो ब्रह्मात्म शक्ति की उपासना है और सृष्टि प्रक्रिया के क्रम में यही एकात्मिका ब्रह्मात्म शक्ति वो नाना रूपों में अस्तित्व के विभिन्न चरणों के विकास के क्रम में नाना रूपों में अपने आप को प्रस्तुत करती है और अस्तित्व के विभिन्न स्तरों का विकास करने में ये सहायक बनती है। तो इस वजह से यहाँ पे हमको ये अच्छा लगा कि हम लोग चूंकि श्री विद्या साधना से जुड़े हुए हैं और विधिवत हमारी दीक्षा हुई है, बड़े ही सुयोग्य गुरु के मार्गदर्शन में हम लोगों ने साधना किया है और उन्हीं का दिया हुआ नाम है ये। पूर्ण पीठम की स्थापना भी एक तरह से कह लीजिए कि उन्होंने ही की है या उनकी प्रेरणा से हुई है जी। और ये श्री विद्या कल्पलता गुरुकुलम की भी स्थापना के पीछे हमारे श्री गुरुदेव की ही प्रेरणा है और उनके मार्गदर्शन में ही हम लोग जो है श्री विद्या का स्वयं भी अभ्यास करते हैं और इसको जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए हर संभव उपाय हम लोग कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ये समझाया। हमें आशा है ऐसी कि हमारे दर्शक भी भली भांति श्री विद्या कल्पलता गुरुकुलम को और काशी में क्यों श्री विद्या कल्पलता खोलने का आपने जो है कि चुनाव किया, ये भली भांति समझ गए होंगे। अगला प्रश्न ये है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि 2024 चल रहा है और अगले माह जून में काशी क्षेत्र में वोट पड़ेंगे और ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र भी है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिससे वो लोकसभा चुनाव लगातार 2 बार जीतते आ रहे हैं और 14 तारीख को तीसरी बार वो नामांकन भरेंगे अपना काशी से और कल उनकी रैली भी है। तो क्योंकि मैंने देखा बैनर पे कि ज्योतिष कर्मकांड प्रशिक्षण है, तो इसमें ज्योतिष है और कर्मकांड है। तो जब ज्योतिष की बात आएगी तो क्या आप ज्योतिषी सूत्रों से ये सिद्ध कर सकते हैं कि जो एनडीए का दावा है कि 400 पार, तो क्या 400 पार का दावा ठीक है या कुछ कम या अधिक हो सकता है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इस पे हम लोगों ने बहुत गहन तो नहीं जी, लेकिन कुछ विचार किया है, इस पे कुछ मंत्रणा हुई है हमारे यहाँ। और जो ग्रह योग आदरणीय मोदी जी की कुंडली में है जी, और एनडीए गठबंधन की कुंडली बनाने पे जो ग्रह योग आ रहे हैं जी, तो उसके हिसाब से ये कोई असंभव चीज नहीं लग रही है। और हम लोगों की ज्योतिषीय गणना तो यही कह रही है कि 400 प्लस माइनस 10 हो सकता है, कि प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है। और उसमें भी ये है कि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन देना उचित भी है जी, कि थोड़ा बहुत जो है जो पूरी की पूरी टीम है उसकी तत्परता में थोड़ा सा कमी की वजह से अगर कम रह जाएगा तो रह जाएगा। अगर पूरी टीम जो है लगी रह गई पूरे उत्साह के साथ
तो जो ज्योतिषीय गणना कह रही कि 400 के आसपास पहुंचना बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेरा तो तीसरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि 10 साल हो गए यहाँ मोदी जी को रहते, काशी क्षेत्र में ये उनका तीसरा टेन्योर हो जाएगा यदि जीत कर आते हैं तो, और संभावना भी ऐसी ही दिख रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो काशी वासियों का क्या मंतव्य है इस विषय पे कि क्या विकास हुआ है, कार्य अच्छा हुआ है, रोजगार के अवसर मिले हैं, और मंदिर निर्माण, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनने से पर्यटकों की एक भारी संख्या यहाँ पर हमें देखने को मिली है, और ये एक नया विकास का मॉडल बन के उभरा है कि सांस्कृतिक मॉडल बन के। तो हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि इन पिछले 10 वर्षों में आपके हिसाब से यहाँ की जो पूरी जनता है वो कितना विश्वास करती है आपके सांसद? देखिए, काशी के लोग, काशी जो है वो सप्तपुरियों में आती है जी। तो यहाँ के लोग बड़े ही जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, और मोदी जी के तमाम काम जो इन्होंने कोरोना में किए, जो घर घर उज्ज्वला योजना और ये इज्जत घर बनवाने की बात, शौचालय बनवाने की बात और बिजली कनेक्शन देने की बात, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान देने की बात, 5 लाख रुपए का बीमा देना, और आयुष्मान योजना, हाँ, और जेनरिक मेडिसिन का भी, हाँ, जेनरिक मेडिसिन वगैरह, तो काम तो इन्होंने बहुत किए हैं जी। और इन कामों का अपना महत्व है। लेकिन काशी के लोग मोदी जी से इस बात से बहुत प्रसन्न हैं जी कि इन्होंने बाबा विश्वनाथ के लिए जो किया जी और माँ गंगा के लिए किया, क्योंकि काशी अगर जाना जाता है तो बाबा विश्वनाथ से जाना जाता है, माँ गंगा से जाना जाता है। जी, बिल्कुल सही बात। और विश्वनाथ जी के लिए इन्होंने जो कुछ किया है, जो सुंदर सा कॉरिडोर इन्होंने बनाया है जी, जहां 500 आदमी को एक साथ दर्शन करना मुश्किल था, वहां आज की तारीख में 10,000 लोग आराम से प्रांगण में समा सकते हैं जी। दूसरी चीज यह है कि भोलेनाथ के बारे में कहा गया ना कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। तो भोलेनाथ और गंगा जी के बीच में इतने व्यवधान थे कि भोलेनाथ, जो कि हमेशा गंगा जी को अपने सर पे रखना चाहते हैं, उनसे गंगा जी को दूर कर दिया गया था। मोदी जी ने ये बहुत बढ़िया काम किया कि उन्होंने गंगा जी को भोलेनाथ से जोड़ दिया। अब वो हमेशा उनके दृष्टि पथ में है गंगा जी। दूसरा, गंगा जी की सफाई को लेके और घाटों की सफाई को लेकर के, घाटों की सफाई के चलते हजारों परिवार को रोजगार मिला है जी। आज जो लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, आंख खोल के आके खाली बनारस में गंगा जी के घाट के किनारे घूम के देख लें तो उन्हें 80 से लेके और नमो घाट तक जी जाने में कुछ नहीं तो 2-2.5 हजार परिवार दिख जाएंगे जिनके लिए आजीविका मिल गई है। कोई चाय बेच रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, कोई लस्सी बेच रहा है, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई झालमुड़ी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। इतने सारे लोग, नाव वालों को रोजगार मिल गया। घाट सुंदर हो जाने से इतना दर्शनीय बन गया कि तमाम सारे लोग दौड़ के घाटों पे आते हैं, तो उससे ऑटो वालों को भी वो मिल गया। तो बहुत सारे लोगों को जीविका मिली है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा देने से आज मैं ये कह सकता हूं कि कुछ नहीं तो 10,000 लोग जो है सिर्फ घाट की सफाई, गंगा की सफाई और कॉरिडोर के चलते जीविका पा रहे हैं जी। प्लस बनारस का जो आपने कहा कि इतने यहाँ पे टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं और ये बहुत बड़ा जो है तीर्थाटन का क्षेत्र बन गया है, तो उससे पूरे व्यवसाय को इतना जबरदस्त बूस्ट मिला है। होटल वालों को, साड़ी वालों को, ये समझिए कि हाँ, पूरी की पूरी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रेडिंग, सब में जो है सारी इतनी कमर्शियल एक्टिविटीज इतनी ऊंचाई पे हो गई हैं कि बनारस का एक तरह से कहिए कि औद्योगिक उन्नयन हुआ है। तो ये तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक मंदिर की आपने कहा था, तो पुराने भारतवर्ष में नदी और मंदिर ये अर्थव्यवस्था के और समस्त आर्थिक गतिविधियों के आधार हुआ करते थे जी।
मंदिर एक ऐसी जगह है ना जहाँ की स्वतः साम्यवाद रहता है, जिसके पास ज्यादा होगा वो आएगा वहां दान दे देता है। मंदिर के व्यवस्थापक लोग उस पूंजी से जनहित के कार्य करते हैं, विद्यालय चलाते हैं, पाठशाला चलाते हैं, वाचनालय चलाते हैं, व्यायामशाला चलाते हैं, गौशाला चलाते हैं, गुरुकुलम चलाते हैं, और बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, अन्न मिलता है, अन्न क्षेत्र चलाते हैं तो उससे भूखों को भोजन मिलता है, ये दातव्य औषधालय चलते हैं उससे, तो उससे चिकित्सा व्यवस्था होती है, गरीबों के सारे संस्कार वहां पे बहुत नॉमिनल खर्चे में निपट जाते हैं, चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे उपनयन हो, ये सारा काम मंदिर से हो जाता था। तो एक तरह से मंदिर जो है पूरे सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। यहाँ एक प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन भी था, एक कम्युनिटी के रूप में जीना लोग सीखते थे, एक दूसरे के दुख दर्द को समझते थे, उसमें शरीक होते थे, उसमें मददगार बनते थे। तो एक तरह से ये मंदिरों का जो पुनरुद्धार का कार्यक्रम चला है, वो चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर हो या उज्जैन का हो या अयोध्या का हो, जितने भी इस तरह से हैं, तो एक तरह से मैं इसे रिवाइवल ऑफ ओल्ड मंदिर सेंट्रिक इकोसिस्टम देखता हूं। और इस रिवाइवल ऑफ मंदिर सेंट्रिक इकोसिस्टम के चलते मुझे लगता है कि उन सारी जगहों का इकोनॉमिक रिवाइवल होगा, पूरी की पूरी औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियां बूम पे जाएंगी। तो ये बहुत ही सुंदर है। नदियों का भी इससे कल्याण, वाटरवेज का भी शुरुआत हो रही है, वाटर ट्रांसपोर्ट का चल रहा है, वाटर स्पोर्ट्स चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है अपने आप में बड़ा ही शुभ संकेत है। और सनातन के लिए तो खास तौर से कि सनातनी आस्था में थोड़ा सा लोगों की रुझान बढ़ रही है, उसको जानने के अवसर भी बढ़ रहे हैं। और जब लोग मंदिर में जाते हैं तो अपनी मान्यताओं को, अपनी विरासत को, अपने कल्चर को जिंदा वहां देखते हैं। किताबों में पढ़ना एक बात होती है, और जिंदा जो है फेस टू फेस उसके सामने होना, उसको अनुभव करना, डीटी को अनुभव करना, डीटी के पावर को अनुभव करना, उसके इम्पैक्ट को फील करना, एक उस तरह के एम्बियंस में रह के कॉन्सेंट्रेटेड स्पेस में होने का क्या मतलब होता है, और इसका क्या इम्पैक्ट होता है लोगों के पर्सनालिटी को रिफॉर्म करने में, ट्रांसफॉर्म करने में, पूरी सोच को नए सिरे से अपनी पर्सनालिटी को री इन्वेंट करने में इन जगहों का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो इस मामले में मोदी जी बनारस का सौभाग्य है, और ये बाबा भोलेनाथ की कृपा है कि मोदी जी जैसा व्यक्ति यहाँ उन्होंने इसको अपनाया, वाराणसी को अपनाया, इसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया। और हम तो बनारस के लोग बहुत आभारी हैं मोदी जी के कि उन्होंने काशी को चुना। काशी का बहुत विकास हुआ, और इस नाते काशी में तो कोई भी उनके सामने खड़ा हो जाए ये संभव नहीं है। जो भी खड़ा होगा वो अपनी जमानत जब्त कराएगा।